हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हार्दिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रेलवे कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। जो नोटिस जारी किया है उसकी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आरपीएफ कांस्टेबल जो भर्ती 2024 रेलवे द्वारा निकाली गई है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो में आपको जो कांस्टेबल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो फिजिकल होगा आपका उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स रखे गए हैं, आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, कितने स्टेज में एग्जाम होगा आपका, कितने सीबीटी होंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कितने किलोमीटर या मीटर रनिंग करनी पड़ेगी, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी वाइज। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो 15 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 14 मई 2024 है। रात 11:59 तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, 14 मई तक। इसके बाद में जो यदि आपको कोई त्रुटि हो गया आपके एप्लीकेशन में, तो उसका जो संशोधन की तिथि है वो भी आपको पहले ही बता दी गई है। 15 मई से 24 मई तक आप अपने कोई एप्लीकेशन में कोई आपसे गलती हो गई है तो वो सुधार कर सकते हैं 15 मई से 24 मई तक। आपका जो पद है वो कांस्टेबल का है। लेवल क्या है इसका, तो लेवल 3 है। इनिशियल जो पे है, प्रारंभिक वेतन, आपका प्रारंभिक वेतन 21,700 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए B1 रखा गया है। आपकी आयु 1/7/2024 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु। जो कुल पद है आरपीएफ कांस्टेबल के वो 4,208 हैं। 4208 टोटल आपकी पोस्ट है कांस्टेबल की। सभी कैटेगरियों के लिए टोटल पोस्ट 4,208। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है, कहीं भी जमा कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओनली ऑनलाइन ही आपको आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कोविड महामारी के कारण आपको जो एज लिमिट यहाँ दी गई है 18 से 28 साल, इसमें 3 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट ऑलरेडी दे दी गई है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एज की वो 18 से कितनी होती है, 25 साल होती है। लेकिन इसमें क्या कर दिया, 3 साल का आपको कोविड की वजह से एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया है। इसलिए जो आपकी एज है वो 18 से 28 होनी चाहिए। SC ST OBC की जो एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो अलग से है, ये रेलवे की तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है कांस्टेबल के रिगार्डिंग वो आपके पास होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, तो आपको जो फॉर्म की अंतिम तिथि है उस तक या उससे पहले की आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जो लोग की मेडिकल स्टैंडर्ड है कांस्टेबल का वो पूरा फिल करता है तो उसको जॉब दिया जाएगा। यदि जो उम्मीदवार चिकित्सक रूप से अनुयुक्त अनुपयुक्त पाए जाते हैं उनको अन्य किसी प्रकार पर या वैकल्पिक पोस्ट पर उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा, दूसरे पोस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वो मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं। तो आपको आपका जो मोबाइल नंबर है और जो व्यक्तिगत मेल आईडी है वो करेक्ट प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि आपका जो मैसेज आएगा एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी फर्दर प्रोसेस होंगे भविष्य के इस भर्ती के रिगार्डिंग, यदि आपका सिलेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग भी आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग भी जो भी आपका सूचना दी जाएगी वो आपके मोबाइल और मेल आईडी पर दी जाएगी। तो आपको कृपया अपना मेल और मोबाइल नंबर ध्यान से भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको खाता होने के बाद में अपनी जो डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अपना जो पर्सनल डिटेल्स होता है वो सारी आपको
भरनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते समय। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा रेलवे वेबसाइट पर जाकर। उसमें आपको क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी की आपको कंपल्सरी आवश्यकता पड़ेगी। आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि की आपको उसमें आवश्यकता रहेगी। यदि आपने पहले एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया है, तो आपको वही सेम आपका जो अकाउंट नंबर, जो मोबाइल नंबर है आपका और जो पासवर्ड बनाया है, उसी से आपका काम चल जाएगा। नया खाता बनाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपका जो एग्जाम प्रोसेस होगा, जो परीक्षा के चरण होंगे, सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी होने के बाद पर सीबीटी के प्रदर्शन के आधार पर जो पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक है, प्रत्येक संवर्ग में जो रिक्तियां हैं, कैटेगरी वाइज जो रिक्तियां हैं, उनका 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? शारीरिक दक्षता के लिए, पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों को? 10 गुना लोगों को। सीबीटी होने के बाद में जो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा, उसका मेरिट निकालकर कैटेगरी वाइज जो प्रत्येक कैटेगरी की जो रिक्तियां हैं, उनका 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल होने के बाद में शारीरिक मापन किया जाएगा। शारीरिक मापन, हाइट, चेस्ट वगैरह। शारीरिक दक्षता में जैसे आपका रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, वो सारी चीजें यहाँ की जाएंगी। उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। इन सारी स्टेज को पूरा करने के बाद में जो लोग फाइनल में पहुंचेंगे, उनको फाइनल मेरिट निकालकर जॉब के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप अपना पीईटी, पीएमटी और डीवी होने के बाद में जो कैटेगरी वाइज की जो रिक्तियां हैं, कितने लोगों को रेलवे सेलेक्ट करेगा, जो वैकेंसी के अनुसार उन लोगों को जॉब दी जाएगी, बाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जो सीबीटी होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 होगा। आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1/3 नंबर उससे काट लिया जाएगा सही प्रश्न से। जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, जिन व्यक्तियों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि परीक्षा हॉल में नहीं लेकर जा सकते, ये क्या है? प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। यदि आपके पास ये चीजें हैं, पहन कर जाते हो, तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये ध्यान रखना। रेलवे द्वारा बोला गया है कि प्रामाणिक और समय जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार को ये सलाह दी जाती है कि वो क्या करें, आरआरबी वेबसाइट्स ही देखें। बाकी जो फर्जी वेबसाइट्स हैं, भ्रामक प्रचार हैं, गलत जानकारियां जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं काफी दिनों से, 5-6 महीनों से रेलवे के जो भर्ती के रिगार्डिंग, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती के रिगार्डिंग काफी सारे फेक न्यूज वायरल हुई थी। तो उन पर आपको ध्यान ना देते हुए रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन पर ही आपको देखना है। आपको ज्यादा स्मार्ट ना बनते हुए सिर्फ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सीधा रद्द कर दिया जाएगा। आपको ओनली एक ही एप्लीकेशन लगाना है, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लगाने हैं। ओनली आप एक ही एप्लीकेशन आपको फिल करना है। यदि आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो और दो एप्लीकेशन लगा देते हो, तो रेलवे आपको क्या कर देगा, रद्द कर देगा और आप आने वाली भर्तियों से भी आपको वंचित कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। ध्यान रखना, ओनली एक ही एप्लीकेशन आपको लगाना है। जो लोग पहले से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पीएसयू में यदि जॉब कर चुके हैं और किसी कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना। यदि कि कोई व्यक्ति ने अपना नाम चेंज करवाया है, तो उसकी डिटेल्स आपको जरूर देनी चाहिए। तो ऐसा जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो रेलवे को जो आपका फॉर्म फिल करते समय आपको उसकी पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। यदि आपने अपना नाम परिवर्तन किया है, तो यदि उम्मीदवार चिकित्सक रूप से फिट पाया जाता है और सभी जो भी सीबीटी, पीईटी, पीएमटी, डीवी को सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करता है, उसके बाद ही उसको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है, आप चयनित होते हैं फाइनल में, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में आपको ओनली क्या दिया जाएगा, स्टाइफंड दिया जाएगा।
प्रशिक्षण ट्रेनिंग होने के बाद में एक आपका एग्जाम होगा। वो एग्जाम आप पास कर लेते हो तो आपको कांस्टेबल के रूप में, आरपीएफ कांस्टेबल के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन होने के बाद में आपको ट्रेनिंग भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग होने के बाद में आपका क्या होगा, एक एग्जाम होगा। एग्जाम पास करेंगे तो आपको एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। ये वैकेंसी जोन वाइज नहीं है, पूरा ऑल इंडिया रेलवे का एक ही एग्जाम होगा। इसमें जो पदस्थापना होगी, आपको कहाँ ड्यूटी मिलेगी, वो सूचीबद्ध उम्मीदवार को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी जोन या आरपीएफ को आवंटित किया जाएगा, आरपीएसएफ को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जोन वाइज वैकेंसी नहीं है। जहां भी आपकी रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, क्या कितने लोगों को उनकी आवश्यकता है, उस हिसाब से सभी जोन वाइज और आरपीएसएफ को उनकी लिस्ट सौंपी जाएगी। तो जोन वाइज बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी ऑल इंडियन रेलवे की एक ही वैकेंसी है। बाद में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उनकी रेलवे की जरूरत के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा। जो फ्री पास सुविधा है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, वो रेलवे द्वारा दी जाएगी। जो स्लीपर क्लास आपको पास मिलेगा, ठीक है, वो आपको सीबीटी के लिए मिलेगा। सीबीटी में जाने के लिए, पीटी पीएमटी के लिए, डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए आने जाने के लिए आपको पास मिलेगा, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आपको लास्ट डेट से पहले ही अपना क्या बन लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है। अच्छी तरीके से पूरा जांच परख कर अपने चीजों को आराम से भरना है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको लेट भी नहीं करना है, अंतिम तिथि का भी इंतजार नहीं करना है। यदि आपको कोई टेक्निकल इश्यू आता है अपने फॉर्म के रिगार्डिंग, फॉर्म फिल करने में, तो आपको एक मेल आईडी दी हुई है और एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9592001188। ये आपको जो फोन है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेगा, वर्किंग डेज में ओनली। ठीक है, तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें अपना। इसका जो मेडिकल फिटनेस के मानक रखे गए हैं, वो जो चिकित्सा श्रेणी है वो आपकी क्या है, बी1। बी1 कांस्टेबल के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें चश्मा पहनने वाले या फ्लैट पैर वाले, नॉक नी जिनको प्रॉब्लम होती है, सिक्वेंट आंखें हो जिनकी होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस और अन्य जो शारीरिक दुर्बलता वाले नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इन लोगों को रेलवे कांस्टेबल के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसमें दिया हुआ है, ध्यान रखना कौन कौन से हैं। देख लो, कलर ब्लाइंडनेस है, सिक्वेंट आंखें हैं, नॉक नी है, फ्लैट पैर है, और चश्मा पहनने वाले जो लोग हैं उनको, चश्मा पहनने वाले मतलब जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, वो लोगों को। चश्मा नॉर्मल लोग पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिक्वेंट आंखें हो गई, तो ऐसे लोगों को वे नियुक्ति के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड का आपको ये जो क्राइटेरिया वो बताया है। आयु के बारे में मैं पहले आपको बता दिया कि आपकी आयु की जो गणना है, लास्ट डेट 1/7/2024 तक आपकी 18 साल होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। जो कांस्टेबल है, वो उसकी जो सामान्य निर्धारित आयु क्या होती है, 18 से 25 साल होती है। लेकिन इस जो भर्ती है, इसमें 3 साल की आपको क्या दी हुई है, छूट दी गई है, 18 से 28 साल। एक साथ 3 साल की इसमें छूट दी गई है कोविड पैंडेमिक के कारण। वो सभी उम्मीदवारों पर बराबर से लागू होती है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की तरफ से कोविड के कारण 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। आगे देखते हैं इसमें। जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, वो 5 वर्ष का है। वो 28 साल में 5 वर्ष जोड़ के, तो जैसे किसी की आयु 28 साल है, तो आप इसमें 5 जोड़ के कितना होता है, 33 साल तक के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं और आपकी उम्र कितनी है, 33 या इससे कम है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 28+3, 28+3 कितनी होती है, 31 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 31, 21 डेट तक होनी चाहिए, 1/7/2024 तक ये आपके डेट की गणना, उम्र की गणना की जाएगी।
या 31 साल या इससे कम है तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आगे आपको जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो अनारक्षित, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरी से जो है भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कोरोना 6 माह की सेवा की है, जो रेलवे में भी हैं, तो उनके लिए ये चीज है। जो आगे इसमें जो लेडीज विधवा है, तलाकशुदा है, पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही है, उनके जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको अलग से इधर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं हम इसमें, जो आयु वर्ग है जन्म तिथि के आधार पर भी आपको यहाँ दे दिया गया है। यदि आप यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं और या आपकी एज कितनी है, 2/7, डेट ऑफ बर्थ 2/7/1996 है या उसके बाद की है तो आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आप ओबीसी से हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 या इसके बाद की है तो आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। SC ST हैं, 2/7/1991 या इसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। जन्म तिथि की ये तो क्या हो गई, अपर वाली हो गई, इससे पूर्व नहीं होनी चाहिए, इसके बाद की होनी चाहिए। और जो जन्म तिथि निचली स्तर की है, जो लोअर है, वो सभी उम्मीदवारों के लिए क्या है, 1/7/2006। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं होनी चाहिए, इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो आपको ये दी हुई है, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए, इसके बाद की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजें इसके रिगार्डिंग बता दिया हूँ। आगे देखते हैं इसमें, आपकी जो जन्म तिथि है वो आपकी जो है 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी जो जन्म तिथि है उसके आधार पर ही होनी चाहिए। यदि आप उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो आपकी क्या उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10वीं क्लास का डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी जो एग्जाम फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। यदि आप सीबीटी में उपस्थित होते हैं आप तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ये सभी वर्ग के लिए है। जो SC ST और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, EWS, सॉरी EBC, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 250 रुपये रखी गई है और वो 250 भी रिफंडेबल होगी यदि आप अपना सीबीटी देते हैं तो सीबीटी में अपियर होने के बाद भी आपको ये रिफंड मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें उसके लिए आपको बोल दिया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन ही प्रस्तुत करना है। सबसे पहले आपको क्या होगा, आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसका। उसके बाद में आपका शारीरिक मापन होगा, बॉडी मेजरमेंट होगा आपका। उसके बाद में आपका क्या होगा, डीवी होगा। डीवी होने के बाद में जो लोग भी इन सारी स्टेज को पार करेंगे उन लोगों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा और एक फाइनल मेरिट निकालकर जो वैकेंसी के अनुसार जिन लोगों को रेलवे सेलेक्ट करेगा उसके बाद में एक कट ऑफ बनाई जाएगी और उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। सीबीटी में कितने क्वेश्चन होंगे, किस स्तर पर होंगे ये क्वेश्चन, तो आपके 10वीं स्तर या मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा का जो स्तर है, एग्जाम लेवल, वो 10वीं स्तर का रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें कुल जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट लगभग, मतलब 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। आपको जो कुल प्रश्न होंगे वो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, मतलब 120 क्वेश्चन, 120 नंबर आपको टोटल एग्जाम का। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होगा। जो न्यूनतम पास मार्किंग है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए वो 35% रखा गया है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कितना रखा गया है, 30% रखा गया है। 30 और 35, ये मिनिमम पास मार्किंग, इतने मार्क तो आपको आने ही आने हैं। उसके बाद में जो कट ऑफ निकलेगा वो अलग है, ये तो पास मार्किंग है आपके मिनिमम। सबसे पहले इसके बाद में जो आपका किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले अंक गणित मतलब मैथ्स के बारे में आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स से। मैथ्स के 35
35 अंक होंगे, 35 ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चन, 35 नंबर। जो मैथ का सिलेबस है, संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव आदि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका मैथ का सिलेबस है, आपको 35 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उससे भी आपको 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब 35 क्वेश्चन ही होंगे, 35 नंबर के होंगे आपके। इसका जो सिलेबस है वो आपको इधर दे दिया है। उसके बाद में जो आपको जीके पूछी जाएगी वो 50 नंबर की होगी। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, आपका जीके का है। जीके का 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो इसमें साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, सामान्य विज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति, इन सारी चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 आपकी सामान्य जागरूकता। तो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो प्रत्येक कैटेगरी की वैकेंसी है उसके 10 गुना लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका शारीरिक मापन, उसके बाद डीवी होगा। डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो 10 गुना लोगों को सीबीटी होने के बाद में किसके लिए बुलाया जाएगा, पीईटी, शारीरिक मापन और डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपका पीईटी जो मापदंड है, कांस्टेबल पुरुष के लिए आपको 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी। कितनी, 1600 मीटर। आपको जो समय है वो 5 मिनट 45 सेकंड आपको रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। किसके लिए, पुरुष के लिए। आपको जो लंबी कूद है वो कितनी है, 14 फीट लंबी आपको कूद कूदनी पड़ेगी। जो ऊंची कूद है वो आपको 4 फीट ऊंची कूद आपको कूदनी पड़ेगी। किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। कांस्टेबल फीमेल महिलाओं के लिए 800 मीटर रनिंग है। कितना समय दिया जाएगा, 3 मिनट 40 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो ऊंची कूद है वो 9 फीट है, 9 फीट है। और जो ऊंची कूद है, ये लंबी कूद हो गई 9 फीट महिलाओं के लिए। और ऊंची कूद कितनी है, 3 फुट महिलाओं के लिए ऊंची कूद पीटी के लिए रखी गई है। उसके बाद में आपका जो बॉडी मेजरमेंट है, जैसे हाइट है, चेस्ट है, तो यू आर ईडब्ल्यू एस ओबीसी के लिए, पुरुषों के लिए हाइट कितनी गई रखी गई है, 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। छाती है, जो चेस्ट है सेंटीमीटर में, वो ओनली किसके लिए है, मेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट की जरूरत, मतलब चेस्ट का मापन नहीं होगा। बिना फुलाए आपकी अविस्तारित 80 सेंटीमीटर, और फुलाकर विस्तारित करके कितना, 85 सेंटीमीटर, मतलब 5 आपको क्या करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए हाइट है, मेल के लिए वो 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। छाती है पुरुषों के लिए ओनली, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 76.2 सेंटीमीटर रखी गई है और विस्तारित 81.2 सेंटीमीटर रखी गई है। जो अन्य प्रकार की जो कैटेगरी है केंद्र सरकार, जैसे गढ़वालिया, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विरचित जो अन्य श्रेणी है उनके लिए जो हाइट है, पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155, और जो चेस्ट है पुरुषों के लिए वो 80 और 85 रखी गई है। आपको रनिंग के लिए आपको दिया हुआ है, जो रनिंग होगी उसके लिए आपको केवल एक मौका दिया जाएगा। जो रनिंग होगी उसमें आपको क्या दिया जाएगा, रनिंग के लिए ओनली एक मौका दिया जाएगा। यदि आप एक बार में नहीं कर पाते हैं तो दूसरे बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे जो लंबी कूद है और ऊंची कूद है, लंबी कूद और ऊंची कूद, यदि आप एक बार में ये नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा। कितने मौके दिए जाएंगे, आपको केवल 2 मौके दिए जाएंगे। किसके लिए, लंबी और ऊंची कूद के लिए, जबकि रनिंग के लिए ओनली एक ही मौका आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना। आपको फोटो के रिगार्डिंग बताया गया है। फोटो आपका जेपीजी जिसका आकार 30 से 70 केबी का होना चाहिए, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट जिसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सादा सफेद होना चाहिए, बिना चश्मा वाला होना चाहिए, और कहना बिना टोपी वाला
होना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको बताई हुई है यहाँ पर, आपको जो फोटो खिंचवानी है वो कम से कम 12 फोटो खिंचवानी है, 12 या 15 होनी चाहिए। आपको बोला गया है भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवार के पास वही फोटोग्राफ की कम से कम 12 प्रतियां होनी चाहिए। तो आपका 12 फोटो तो अपने पास कम से कम स्टॉक में रख लेनी है। सेम जो आप फॉर्म में लगा रहे हो वो फोटो की आपके पास 12 प्रतियां होनी चाहिए। सेम फोटो अभी आप यदि फॉर्म फिल करते हैं तो उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कम से कम 15 से 20 फोटो आप खिंचवा लेना। और अब 12 फोटो तो आपको फाइनल प्रोसेस तक रखनी है अपने पास में। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है फोटो के रिगार्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वो 10वीं कक्षा रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष आपको होनी है। यदि आप 10वीं आपने किया हुआ है तो आप अपना कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 10वीं क्लास 10th स्टैंडर्ड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। बाद उसके बाद में हम आपकी वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। पुरुषों के लिए सबसे पहले आता है अनारक्षित। जो यूआर की जो टोटल वैकेंसी है पुरुषों के लिए वो 1450 1450 है। उसके बाद अनुसूचित जाति है एससी के लिए वो 536 है पुरुषों की वैकेंसी। एसटी के लिए 268 है। ओबीसी के लिए 966 वैकेंसी है पुरुषों की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो पुरुषों की वैकेंसी है वो 357 है। कुल जो पुरुषों की वैकेंसी है 3577 है। उसके बाद हम महिलाओं की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो यूआर की 256 है। उसके बाद में एससी की 95 है। एसटी की 47 है। ओबीसी की 170 है। ईडब्ल्यूएस की 63 है। कुल कुल जो महिलाओं की जो वैकेंसी है कांस्टेबल की वो 631 है। भूतपूर्व जो सैनिकों की कुल रिक्तियों का 10% यानी 420 वैकेंसी किसके लिए रखी गई है? एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई हैं। आपको शॉर्ट नोटिस में भी बता दिया गया था कि जो महिलाओं के लिए इस बार रेलवे 15% सीटों को क्या रखेगा? आरक्षित रखेगा। कुल वैकेंसी की 15% वैकेंसी किसके लिए रखी गई है? महिलाओं के लिए रखी गई है। और 10% किसके लिए रखी गई है? एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना 15% महिलाओं की है, 10% 420 किसकी है? ये भूतपूर्व सैनिकों की है। तो आपकी वैकेंसी की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। सारी डिटेल्स कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ, रेलवे में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। यदि कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।